हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सुपर ऑक्शन काफी जबरदस्त चल रहा था। इसमें टॉप लेवल के आइटम आए थे। कौन सोच सकता था कि ह्यूमन रेस से भी एक एम्परर का जन्म भी हो चुका है। टॉप फर्स्ट लेवल आर्टिफैक्ट का सेलिंग चल रहा था। अब आगे तांगसंग अभी भी थोड़ा अपने रूम में ही रुकता है। ये थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलता है। जब ये जाता है फिर इस टाइम पे ली यांग क्लैन के लोग अपने गोल्डन बॉडी को ले चुके होते हैं। लास्ट आइटम का नाम है गोल्डन बॉडी ही था। मिंग ओंजी इस ऑक्शन में शैडो डीमन सॉर्ड को जीती है और साथ ही एक मेटल मास्क को, जो कि आइडेंटिटी को हाइड कर सकता है। तांगसंग सोचता है ये इसका क्या करेगी। मिंग ओंजी अपने ट्रांजेक्शन को पूरा करके जब ये जा रही होती है, ये तांगसंग से मिलती है। अभी तांगसंग ब्लू गोल्ड क्लैन के चीफ के फॉर्म में है, तो फिर ये इसे बचा तो नहीं सकती है। इसे देखकर मिंग ओंजी काफी गुस्सा हो जाती है। तांगसंग इसे देखता है और कहता है अगर तुम मुझसे शादी करती हो फिर मेरा पूरा ही आइटम तुम्हारा हो सकता है। क्या कहती हो? तुम्हें पैसे के बारे में भी सोचने का चिंता नहीं करना होगा। तांगसंग इसे थोड़ा चिढ़ाता है। तांगसंग इसे कहता है एक बेट करोगी? अगर मैं सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका फिर जो मैंने प्लेयर लिया है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर ये भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है नहीं। मिंग ओंजी कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सेमीफाइनल में आओगे और मुझसे फाइट करोगे। तांगसंग इस टाइम पे दो काम को कर रहा होता है। ये जानता है कि तिहानु एम्परर इस पे नजर रखे हुए है मिंग ओंजी पे। तो जब मिंग ओंजी पिलर को अभी मना कर देती है फिर इससे पता चलता है कि ये पिलर के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। और दूसरा की मिंग ओंजी और तांगसंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका एक्सप्रेशन से ये पता चल चुका है, तो इन दोनों पे भी कोई भी शक नहीं करेगा। नेक्स्ट अब तांगसंग अपने आइटम को लेने के लिए आगे जाता है। पे करने के बाद ये सभी आइटम को ले लेता है सिर्फ पिलर को छोड़कर। ये अभी इसके इनहेरिटेंस के लिए जल्दबाजी तो नहीं करना चाहता है, बाद में भी ये कर सकता है। और वैसे भी अभी काफी कमोशन क्रिएट कर चुका है ये, और ज्यादा ये नहीं करना चाहता है। आइटम को लेने के बाद तांगसंग व्हाइट टाइगर होटल में रूम को बुक करता है, खुद के लिए और साथ ही एलिस के लिए भी। इस टाइम पे एंसेस्टर कोड काफी गेन किए हैं इस ऑक्शन से। इन्हें काफी अमाउंट कॉइन का भी अर्निंग हुआ है। इससे सभी एम्परर भी काफी एक्साइटेड भी हैं। तांगसंग मिंग ओंजी के साथ में कनेक्शन को क्रिएट करता है और इसे कॉल करता है। इसे पूछता है कहाँ पे हो तुम? ये कहती है मैं वहीं पे हूँ और तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुनकर तांगसंग खुद के अपीयरेंस को चेंज कर टेलीपोर्ट हो जाता है। व्हाइट टाइगर होटल के टॉप फ्लोर पे आ जाता है। जब तांगसंग आता है फिर ये कहती है तुम ऑक्शन में थे, तुमने देखा मुझे कैसे बुली किया गया था। तांगसंग कहता है वो आइटम उतना कीमती नहीं था, छोड़ भी दो उसे। अगर मैं उस बंदे से कॉम्पिटिशन में मिलती हूँ फिर उसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तांगसंग तुरंत ही टॉपिक को चेंज करता है और कहता है तुम्हारा शॉट कैसा है जो तुमने लिया था ऑक्शन में? इस पे ये कहती है ये ठीक है, मगर क्या वो ह्यूमन पिलर एक रेयर ट्रेजर नहीं है? इस पर तांगसंग कहता है जरा सोचो इस बारे में। आंसर कोर्ट के पास पावरफुल ह्यूमंस थे, मगर फिर भी वो इनहेरिटेंस को गेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इसे बाहर निकाले हैं ताकि कोई दूसरा ह्यूमन जो कि उनके अंडर में ना हो इनहेरिटेंस को गेन कर सके और वो उसके पीछे लग जाए। तांगसंग को सुनने के बाद मिंग ओंजी भी अब रिलैक्स हो जाती है। मिंग ओंजी मार्क्स निकालकर तांगसंग को देती है। ये मार्क्स है ये इसके लिए ही ली थी ताकि तांगसंग खुद के आइडेंटिटी को हाइड कर सके। तांगसंग कहता है इस कॉम्पिटिशन के खत्म हो जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तांगसंग कहता है अगर हम ओशियन में भाग जाते हैं इस कंपटीशन को छोड़कर, इस कंपटीशन अगर हम नहीं जीतते हैं फिर हमारे लिए एक एम्परर बनना काफी मुश्किल हो सकता है। तांगसंग इसे कहता है कंपटीशन के टाइम पे मैं अपने आइडेंटिटी को हाइड करके रखूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ पे हूँ। और अगर मैं तुमसे फाइट भी करूंगा तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं ही तुमसे फाइट कर रहा हूँ। तुम्हें हर ओपोनेंट को अपने एनिमी के जैसा ही ट्रीट करना होगा। अगर मैं तुमसे फाइट करता हूँ तो फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग में मुझे जीतना है या फिर मुझे हारना है ये डिसाइड मैं करूंगा। तो तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, तुम बस अपना बेस्ट ट्राई करना और सभी ओपोनेंट को अपना एनिमी ही समझना। तांगसंग अभी मिंग ओंजी से कहता है जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा उस टाइम पे मैं तुम्हें अपना कवर आइडेंटिटी को बता दूंगा, मगर तुम्हें ध्यान रखना होगा जो भी हो तुम्हें मुझे माफ करना होगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी के साथ में अगर कुछ भी बुरा करता हूँ तुम्हारे साथ फिर तुम गुस्सा मत होना। ये सुनकर मिंग ओंजी भी कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है। तांगसंग कहता है उन एम्परर के सामने में अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए मुझे काफी थिंग्स करना होता है। मिंग ओंजी कहती है ठीक है उस टाइम पे देखेंगे, और अगर तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हो फिर हम दोनों शादी भी कर सकते हैं। मिंग ओंजी पूछती है क्या तुम्हें इस ऑक्शन से कुछ भी गुड आइटम मिला है? तांगसंग सोचता है मैंने तो सभी गुड आइटम्स को ले लिया है, जबकि सुपर ऑक्शन खत्म हो चुका है। सभी इस टाइम पे अपने आइटम को देखने में ही बिजी होते हैं, फिर ये टाइम इनके लिए अच्छा है। और तांगसंग कहता है आओ चलते हैं हम। तांगसंग स्पेस टावर आर्टिफैक्ट का यूज करके टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और यहाँ से निकलता है। स्पेस टाइम टावर आर्टिफैक्ट के कारण से कोई भी एम्परर तांगसंग को डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि ये टेलीपोर्टेशन का यूज भी कर रहा है। ये डायरेक्टली टेलीपोर्ट होकर ओशियन में आ जाते हैं आइलैंड पे, जबकि तांगसंग का कल्टीवेशन काफी इंप्रूव किया है। अब ये डायरेक्टली टेलीपोर्ट होकर भी लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे आइलैंड पे भी आ सकता है और इससे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद तांगसंग मिंग ओंजी से कहता है ठीक है अपने शैडो डीमन सॉर्ड को रिलीज करो। मिंग ओंजी सर हिलाती है और ये अपने सॉर्ड इंटेंट के पावर को रिलीज करती है। सॉर्ड इंटेंट का पावर भी यहाँ पे फैल जाता है। असुरा सॉर्ड का भी पावर रिलीज होता है। ये देखकर तांगसंग से अपने सॉर्ड इंटेंट को कंट्रोल करने को कहता है। तांगसंग सॉर्ड को चेक करने के बाद मिंग ओंजी को कहता है ये आइटम सच में काफी अच्छा है, तुम्हें जैकपॉट मिला है। इसे बनाने वाले को भी पता नहीं होगा, मगर इसमें आइटम जो भी यूज हुआ है ये मीटोराइट मेटल है जो कि एक्सटर्नल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर
सकता है और इसके पावर को इंक्रीज कर सकता है। ये ऑलमोस्ट सभी तरह के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। असुरा स्वॉर्ड का अभी रियल बॉडी मी गोंजी के पास में नहीं है, इसका सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट ही इसके पास में है। तांग संग इसे कहता है तुम्हें कंटिन्यूअस असुरा स्वॉर्ड के मेन बॉडी को फाइंड करना होगा। इस यूनिवर्स में तुम्हें यूनिवर्स में अपने डिवाइन सेंसेस को यूज कर इसके बॉडी को लोकेट करने का ट्राई करना होगा। जितना ज्यादा असुरा स्वॉर्ड का इंटेंट है इंक्रीज करता जाएगा उतना ही तुम इसके करीब में भी आ सकोगी इसे फाइंड करने के करीब में। और ये स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड है असुरा स्वॉर्ड के इंटेंट को शार्प भी करने में तुम्हें काफी हेल्प करेगा। शैडो डीमन स्वॉर्ड के साथ में तुम असुरा स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट भी कर सकोगी और असुरा स्वॉर्ड तुम्हारे पास पहले से और भी पावरफुल निकल कर आ सकता है। इसके कारण से तांग संग कहता है तुम इन दोनों स्वॉर्ड इंटेंट को एक साथ में फ्यूज भी कर सकती हो। इससे शैडो डीमन स्वॉर्ड का इंप्योरिटीज भी चला जाएगा। असुरा स्वॉर्ड है गॉड लेवल में फर्स्ट डिवाइन वेपन हुआ करता था तो इसका पावर भी काफी ज्यादा है। अभी सिर्फ मी गोंजी इसके पावर का 10% ही कॉल कर पाती है जो कि अभी भी काफी ज्यादा है। इस स्वॉर्ड से एक इनोसेंट पर्सन को किल नहीं किया जा सकता है, एक क्रिमिनल को ही जज किया जा सकता है। तो कंपटीशन में इसका यूज करने से तांग संग से मना कर देता है, जबकि वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल नहीं होगा। तो फिर अगर इसे इनोसेंट पर्सन का जान चला जाता है फिर ये स्वॉर्ड अपने प्योरिटी को खो देगा और ये इम्प्योर भी हो सकता है। मी गोंजी मेडिटेट करने लगती है, इसके बॉडी से रेड लाइट भी फ्लैश करता है। असुरा स्वॉर्ड का लाइट और साथ ही शैडो डीमन स्वॉर्ड का लाइट दोनों एक साथ में मर्ज होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। मी गोंजी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर चुकी है। तांग संग सोचता है अगर मी गोंजी शैडो डीमन स्वॉर्ड का यूज कर असुरा स्वॉर्ड को लोकेट कर सकती है फिर क्या तांग संग ड्रैगन स्पीयर का यूज करके ये अपने गोल्डन ट्राइडेंट को क्या लोकेट कर सकेगा और इसके रियल बॉडी को कॉल कर सकेगा। जबकि इन दोनों का पावर एक जैसा है तो फिर तांग संग सी गॉड ट्राइडेंट के पावर को यूज करता है ड्रैगन स्पीयर के पावर को शांत करने के लिए और इसका मास्टर बनने के लिए। जबकि ऐसा हो रहा है फिर सु आनियू तांग संग से ये वेपन को ले भी नहीं सकेगा। जबकि तांग संग का डिवाइन सेंसेस भी अब इसमें ऐड हो चुका है तो फिर थोड़ी देर बाद तांग संग इस ड्रैगन स्पीयर को अपने डिवाइन सेंसेस में डाल देता है इसे डिवाइन पावर को फीड करने के लिए ताकि ये तांग संग डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सके। जब ये प्रोसेस तांग संग डिवाइन सेंसेस में चल रहा था फिर तांग संग अपने दूसरे आइटम को भी कॉल करता है शुआन वू शील्ड को। इसमें वाटर और साथ ही अर्थ का भी पावर ऐड है। इसके पास हार्ट ऑफ नेचर भी है और नेकलेस भी है। तांग संग फिलहाल ये शुआन वू शील्ड पे ही फोकस करता है और इसके पावर को समझने का ट्राई करता है। अगर तांग संग गॉड लेवल किंग के पावर को गेन कर लेता है फिर ये शील्ड को एक टॉप लेवल डिवाइन वेपन में भी बदला जा सकता है। अभी ये सोचता है इस शील्ड को रखना ही होगा। फ्यूचर में जब तांग संग पावरफुल हो जाएगा फिर ये शील्ड भी काफी पावरफुल बनेगा और गॉड लेवल में जाने के बाद ये एक टॉप डिवाइन वेपन भी बन सकता है। शुआन वू शील्ड ये वाटर एट्रीब्यूट पे बेस्ड है और तांग संग एक सी गॉड है तो वाटर को तांग संग तो कंट्रोल कर सकता है। तांग संग जबकि ओशन में है फिर ये पावर ऑफ फेथ को कॉल करता है और अपने डिवाइन पावर को रिलीज करता है इस शील्ड पे। इसका कारण से इसमें वाइब्रेशन भी आना स्टार्ट हो जाता है। इसका कारण से इसके सरफेस पे ब्लू लाइट भी शाइन करने लगता है। जब ऐसा होता है फिर ये वेपन एयर में लिफ्ट होता है और ये तांग संग चेस्ट के अंदर भी चला जाता है, इसके बॉडी से मर्ज हो जाता है। अभी फिलहाल तांग संग शुआन वू शील्ड के बेसिक डिफेंस को ही यूज कर सकता है। तो ये दोनों ही आइटम में काम करने के बाद तांग संग मी गोंज की ओर में देखता है। इसका भी असुरा स्वॉर्ड और शैडो डीमन स्वॉर्ड के बीच कर फ्यूजन भी काफी स्मूथली चलता जाता है। धीरे धीरे शैडो डीमन स्वॉर्ड इसका भी लाइट अब रेड कलर में चेंज होता जाता है। तांग संग भी जानता है कि अगर असुरा स्वॉर्ड को मी गोंज इस वर्ल्ड में फास्ट कॉल कर सकी फिर इन दोनों के लिए काफी सही रहेगा। तांग संग को अभी भी काफी थिंग्स पे काम करना बचा हुआ है जैसे कि हार्ट ऑफ नेचर, नेकलेस है। लेकिन तांग संग सोचता है कि जब तक ये एक एम्परर लेवल पे नहीं चला जाता है ये हार्ट ऑफ नेचर पे काम भी नहीं कर सकेगा। इसके पावर के कारण से ये थिंग भी काफी पावरफुल है। तांग संग वो बीइंग की एनर्जी को फील करता है जो कि मेडिटेट भी कर रहा है इस आइलैंड पे। ये फील कर तांग संग इसके पास में आ जाता है और इसके पास में आइस थ्रोन को रख देता है। तांग संग सोचता है जब ये अपने मेडिटेशन से जाग जाएगा फिर इसे भी बिग सरप्राइज मिलेगा। यहाँ से वापस टेलीपोर्ट होगा तांग संग मी गोंजी के पास में आ जाता है। अभी इसके सामने दो ही काम करने को बचा है, एक तो आने वाले कॉम्पिटिशन को जीतना और दूसरा एम्पर लेवल पे जाना। एक बार ये एम्पर लेवल पे चला जाए फिर इस वर्ल्ड के दूसरे एम्पर इसे सप्रेस नहीं कर सकेंगे। इधर मी गोंजी का भी मेडिटेशन खत्म हो जाता है और ये जाग जाती है। ये तांग संग को ख्यालों में डूबा हुआ देखती है और पूछती है क्या सोच रहे हो। ये कहता है कुछ भी तो नहीं, आने वाले फ्यूचर को लेकर मैं सोच रहा था। ये कहता है ठीक है आओ चलते हैं, हम यहाँ पे ज्यादा देर रुक भी नहीं सकते हैं, टाइम हमारे पास भी काफी कम है। आने वाले कॉम्पिटिशन में मी गोंजी सेमीफाइनल में इंटर कर सकती है डायरेक्टली, मगर जो भी सेमीफाइनल में इंटर करेगा वो टॉप लेवल फाइटर ही होने वाला है। मी गोंजी कहती है मैं तो तुम्हें लेकर ज्यादा चिंता कर रही हूँ। ये तांग संग से इसका कवर आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, इस पे तांग संग से मना कर देता है बताने को। तांग संग कहता है अगर तुम्हें पता चलेगा फिर हम दोनों कॉम्पिटिशन में जब फाइट करेंगे उस टाइम पे तुम जरूर गलती कर दोगी। दोनों टेलीपोर्ट होकर एंसेस्टर कोर्ट में आ जाते हैं। आने वाले कॉम्पिटिशन को लेकर एंसेस्टर कोर्ट भी काफी तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन जहाँ पे होने वाला है इस जगह को भी बिल्ड कर दिए हैं। ये काउंसिल के सामने में होने वाला है। इस टाइम तक पे रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर कर चुका है, कोई भी अब रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकेगा। जबकि कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। जब सभी एक बार सेमीफाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे फिर दो ग्रुप में कैंडिडेट को डिवाइड कर दिया जाएगा। एक साइड में 8 वुमेन होंगी और दूसरे साइड में 8 मेल कैंडिडेट्स होंगे। इनमें से ही टॉप 3 सिलेक्ट किया जाएगा और जो भी टॉप 6 में जाएगा उनमें से ही टॉप 3 को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये टॉप 3 कैंडिडेट से कोई भी क्यों ना हो ये फ्यूचर में एम्पर बनने के लायक भी होंगे। ये 10 सीडेड प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, 10 मेल से और 10 फीमेल कैंडिडेट से। सीडेड प्लेयर को फर्स्ट राउंड में एक दूसरे से फाइट करने का जरूरत नहीं
होगा। मतलब में सीरियल प्लेयर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि ये स्टार्टिंग में ही एक दूसरे से फाइट ना करें और एक दूसरे को ही एलिमिनेट ना कर दें, नहीं तो पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फाइटर स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जाएंगे एक दूसरे से फाइट करके। फीमेल सीरियल प्लेयर में मी गोंजी टॉप पे है। इसे एलिमिनेशन राउंड में भी पार्ट लेने का जरूरत नहीं है। तांग सांग ये सीरियल प्लेयर के लिस्ट में नहीं है। एक ब्लू गोल्ड क्लैन का चीफ को सीरियल प्लेयर इसका चांस कैसे मिल सकता है? इसे एंसेस्ट्रल कोड तो इसे ये चांस नहीं देने वाला है। ये बैटल ऑफ एम्परर इसमें लाइफ भी जा सकता है, तो ये एक लाइफ और डेथ गेम होने वाला है। सीरियल प्लेयर में तांग सांग कुछ को जानता है जैसे कि शू आनियू, जिंग आंगू, निंग चेंग, और फीमेल में ये मी गोंजी को जानता है और साथ ही ला मोकियान को भी जानता है, जिनसे तांग सांग एंसेस्ट्रल कोड के इलाइट कॉम्पिटिशन में फाइट किया था। उनमें से कोई भी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं। अभी भी 10 दिन बचा हुआ है इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट होने में भी, और फाइट के बाद एक दिन का गैप भी दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए। रूल्स को देखकर तांग सांग भी इस कॉम्पिटिशन के बेसिक थिंग्स को समझ चुका है। इस तरह से टाइम भी पास करता जाता है। तांग सांग व्हाइट होटल में है और इसके एड्रेस भी यहीं पे रुके हुए हैं। इन दोनों में मी गोंजी का असुरा सॉर्ड और शैडो डीमन सॉर्ड ये दोनों एक साथ में काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो चुके हैं। इसे मी गोंजी का कल्टीवेशन भी काफी इंप्रूव किया है। तांग सांग भी होटल में रुककर अपने कल्टीवेशन पे ही फोकस करता है। इस तरह से अब 10 दिन भी बीत जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग अब एल्डर तांग सांग के रूम पे आते हैं इसे कॉल करने के लिए, ताकि ये कॉम्पिटिशन की जगह पे जा सके। होटल के बाहर में ब्लू गोल्ड प्लान के लिए एक कार्ड भी लेकर आया गया है। ना सिर्फ तांग सांग के लिए बल्कि दूसरे जो भी होटल में रुके हैं कॉम्पिटिशन के लिए, इनके लिए भी हाउस कार्ड को लाया जाता है। मी गोंजी के लिए भी आया हुआ है। इधर एंसेस्टर कोर्ट के सामने में एक बड़ा सा कॉम्पिटिशन के लिए अरीना को बना दिया गया है। इसके अंदर में काफी लोग बैठकर देख भी सकते हैं। सुपर ऑक्शन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसमें प्राइवेट रूम को भी बिल्ड किया गया है और प्राइवेट रूम में कोई भी बैठ नहीं सकता है। फर्स्ट ग्रेड ब्लड लाइन वाला पर्सन भी बैठ नहीं सकता है। इसमें सिटी लॉर्ड ही बैठने वाले हैं। तांग सांग का भी हाउस कार्ड अब यहाँ पे आ जाता है। तांग सांग जानता है कि इस कॉम्पिटिशन में रेफरी एक एम्परर ही होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के मैच को एक एम्परर ही कंट्रोल कर सकेंगे। तांग सांग देखता है कि ये अपने मेल ग्रुप के डिवीजन में सबसे नीचे पे है, 87 पे है, जबकि ये सोच रहा था कि कम से कम तो इसे 80 रैंक तो मिलेगा, मगर इसे सबसे लोएस्ट मिल जाता है। ये देखकर ये थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है, जबकि इसका स्टेटस से एक सिटी लॉर्ड का है, तो फिर इसे इतना कम रैंकिंग कैसे मिल सकता है? जबकि इसका रैंकिंग काफी लो है, फिर इसका ऑड्स भी काफी हाई हो जाता है। अगर कोई इस पे बेट करता है फिर उससे प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होगा अगर तांग सांग जीतता है तो। फिर इस कारण से भी तांग सांग एल्डर को बोलकर खुद पे ही बेट करा दिया है टॉप 3 की पोजीशन के लिए एक दिन पहले ही। जबकि सभी यहाँ पे हैं और काफी शोर शराबा हो रहा है, फिर टिहानु एम्परर भी आते हैं और सभी को शांत होने को कहते हैं और ये अनाउंस करते हैं आज ग्रैंड इवेंट स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम जो एम्परर बना था एंसेस्टर कोर्ट में वो जिंगफिन डीमन एम्परर थे। हालांकि अभी एम्परर का पोजीशन खाली है, इस कारण से भी ये बैटल चल भी रहा है। ये कहते हैं पहले तो कॉम्पिटिशन मी गोंजी का शादी कराने के लिए था, मगर बाद में इसे एक्सपेंड करना पड़ा, जबकि एंसेस्टर कोर्ट में काफी एम्परर का पोजीशन खाली है। तो फिर इस कारण से जो भी टॉप 3 में इंटर कर सकेंगे वो अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं और उसका पार्टनर उसे रिफ्यूज भी नहीं कर सकता है। ये कहने के बाद टिहानु एम्परर मी गोंजी की ओर में देखते हैं और स्माइल करते हैं। मी गोंजी से ग्रीट करती है। ये कहते हैं तुम इस कॉम्पिटिशन की मेन कैरेक्टर हो। इस कॉम्पिटिशन में सभी प्लेयर्स 11 टीयर के ही हैं। टिहानु एम्परर अपने हाथों को मूव करते हैं और मेल प्लेयर्स को अपना अपना नंबर को ड्रॉ करने को कहते हैं बॉक्स के अंदर से। तांग सांग भी आगे जाता है अपने नंबर को ड्रॉ करने के लिए और तांग सांग को नंबर 33 मिलता है। इसे देख कर कहा जा सकता है कि इसका ओपोनेंट 34 नंबर का होगा। निंग चेंग भी यहाँ पे है और ये तांग सांग से बात करता है। इसका नंबर 66 है। इसमें मी गोंजी पार्ट नहीं ले रही, जबकि ये डायरेक्टली सेमीफाइनल में एंटर करने वाली है। तो फिर सिटी लॉर्ड जो कि अपने प्राइवेट रूम में बैठे हुए हैं, ये बैठकर देख रहे हैं कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका है। 2 फिगर निकलकर सामने आते हैं। ये स्टेज पे आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने ये आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरह का बैरियर को क्रिएट कर दिया जाता है स्टेज के चारों ओर पे, जिसके अंदर ही कैंडिडेट भी फाइट करेंगे। स्टेज पे अभी एक गोल्डन लियोपार्ड रेस से है। इसके पास में गोल्डन ब्लड लाइन भी है। इसके अपोजिट साइड में वुल्फ डीमन है। ये भी गोल्डन वुल्फ डीमन है। वुल्फ और लियोपार्ड क्लैन एक दूसरे को वैसे भी पसंद नहीं करते। इन दोनों के मैच में एज ए रेफरी के तौर पे सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर यहाँ पे खड़े हैं। ये फाइट करने का सिग्नल भी देते हैं। इन दोनों प्लेयर के पास 2nd ग्रेड का ब्लड लाइन है और ये 11 टीयर के पीक पे है। दोनों ही फाइट के स्टार्ट होते ही एक दूसरे की ओर भागते हैं। गोल्डन लियोपार्ड ये काफी फास्ट है। गोल्डन वुल्फ भी काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर कोलाइड करते हैं, फिर पीछे की ओर में बाउंस बैक होते हैं। दोनों पार्टी के बीच का कोलिजन का आवाज भी गूंजता है। दोनों का पावर ही बराबर है। गोल्डन वुल्फ का आर्मर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर गोल्डन लियोपार्ड का पंजा भी काफी बड़ा है। दोनों ही क्लोज फाइट में फाइट कर सकते हैं और दोनों ही क्लोज फाइट में काफी अच्छे भी हैं। इधर गोल्डन लियोपार्ड का पंजा काफी बड़ा है। तुरंत ही दोनों अपने पावर को चार्ज करते हैं। वुल्फ डीमन ये खुद के पावर को इंक्रीज करता है और आगे जाता है। एक और जोरदार कॉलिजन और ये दोनों फिर से बाउंस बैक हो जाते हैं। ये देखकर तुरंत ही सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर ये आगे आते हैं। ये समझ चुके हैं कि इनका फाइट इस कॉलिजन के बाद अब खत्म हो चुका है। इस फाइट में गोल्डन लियोपार्ड जीत जाता है। गोल्डन लियोपार्ड फाइनल कॉलिजन के टाइम पे अपने काफी आर्मर और वेपन को छोड़ दिया था ताकि इसे स्पीड मिल सके और इसका अटैक पावर भी इंक्रीज कर सके। इस कारण से भी फाइनल कॉलिजन काफी जबरदस्त था। इस कॉम्पिटिशन में लियोपार्ड क्लैन को भी पता है कि इसका ब्लड लाइन
सेकंड ग्रेड का है और ये फर्स्ट ग्रेड ब्लड लाइन वाले के साथ में कम्पीट भी नहीं कर सकेंगे, मगर ये यहाँ पे अपने क्लैन के लिए फाइट भी कर रहे हैं। मगर फिर भी ये यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन किए हैं, ये यहाँ पे फाइट अपने क्लैन के लिए कर रहे हैं। जबकि अभी ये वुल्फ डेमन को डिफीट कर दिया है, फिर इसका क्लैन का स्टेटस भी इंक्रीज कर चुका है, वुल्फ से तो अब हाई हो चुका है। ये सभी बात तांगसंग एल्डर को बता रहा होता है और ये सुनकर एल्डर भी काफी सरप्राइज होते हैं। तांगसंग कहता है इस कारण से भी हमारा स्टेटस लो है इस पूरे मॉन्स्टर स्पिरिट क्लैन के सामने में, जबकि सभी हमें एक वीक क्लैन ही समझते हैं। तांगसंग एल्डर को कहता है ह्यूमन रेस में भी एक एम्परर का जन्म हो चुका है, हमें और ह्यूमंस में क्या अंतर है, हम अभी भी अपना पोजीशन एस्टेब्लिश नहीं कर सके हैं इस वर्ल्ड में, जबकि हमारे पास इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी होता है फिर भी हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है, हमें सिर्फ एक आइटम की तरह ही देखा जाता है। तांगसंग की बातों को सुनकर एल्डर भी शांत हो जाते हैं। इधर स्टेज पे दूसरे ग्रुप भी आ जाते हैं फाइट करने के लिए। तांगसंग देखता है कि एक तो रेड क्रेन डीमन क्लैन से है, इनके ही क्लैन से शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर भी हैं, इसका ओपोनेंट एक बियर क्लैन से है। इनके बैटल के टाइम पे रेफरी को चेंज कर दिया जाता है, रेफरी रिचन एम्पायर से है। दोनों साइड का बैटल भी स्टार्ट होता है। बियर डीमन किंग का बॉडी भी काफी बड़ा है और ये अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, इसका बॉडी का साइज भी इंक्रीज कर जाता है, इसका पावरफुल ऑरा भी रिलीज होता है। इधर रेड क्रेन डीमन का भी शॉर्ट इंटेड ऑरा रिलीज होता है। रेड क्रेन डीमन ये फर्स्ट ग्रेड ब्लड लाइन को कैरी करता है। बियर डीमन किंग का ब्लड लाइन का ग्रेड अभी भी अननोन है। बियर डीमन क्लैन ये खुद को बीमन डीमन क्लैन से अटैच करते हैं, जबकि ये फिजिकल पावर में काफी अच्छे होते हैं। फिर फाइट के स्टार्टिंग में ही रेड क्रेन डीमन अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है, ह्यूज स्वॉर्ड लाइट ब्रस्ट होता है। ये देखकर बियर डीमन किंग भी अपने डोमेन स्कल को यूज करता है और इसे रिलीज करता है। रेड क्रेन डीमन ये अभी भी शांत है, कोई भी फैंसी आर्मर और वेपन ये यूज नहीं कर रहा, बस इसके पास में इसका स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड लाइट बियर डीमन किंग के चेस्ट पे आकर हिट करता है और ये एक वी शेप में कट क्रिएट कर देता है। इस कोलिजन के बाद रिजल्ट भी सभी को दिख जाता है, रेड क्रेन डीमन किंग जीत जाता है इस फाइट को। तांगसंग इस रेड क्रेन डीमन के रैंक को चेक करता है, इसका रैंक 5th है। ये एक सीडेड प्लेयर में है और ये हो भी क्यों ना, ये एक एम्परर के क्लैन से बिलोंग करता है और साथ ही इसका शॉर्ट इंटेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग भी है। रेड क्रेन डीमन अपने अटैक को काफी होल्ड किए हुए था, नहीं तो फिर ये बियर डीमन भी मारा जा सकता था। जब ये शॉर्ट लाइट से कट हो रहा था उस टाइम पे ये खुद को बचाने के लिए अपने सर को पीछे किया, मगर इसका बॉडी बच ना सका और इसे डिप कर निशान भी मिल जाता है। दूसरे भी इसके शॉर्ट पावर को देख कर कहते हैं ये काफी पावरफुल है। कहा तो ये भी जा सकता है कि ये इस कॉम्पिटिशन में एक एम्परर के पोजीशन को भी हासिल कर सकता है। शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर भी पास में ही खड़े होते हैं और ये भी देखते हैं इस मैच को और स्माइल कर रहे हैं और सोचते हैं इसका फ्यूचर अचीवमेंट भी काफी ज्यादा हो सकता है, शायद ये इनसे आगे भी जा सके। इस पर्सन का नाम जी सुआन है, ये खुद के शॉर्ट इंटेंट को पिछले 30 साल से कल्टीवेट करता आ रहा है और अगर कोई भी इसका शॉर्ट लाइट को ब्लॉक कर सका फिर वो इससे फाइट में जीत भी सकेगा, नहीं तो फिर वो डिफीट हो जाएगा और नहीं तो शायद वो मारा भी जा सके। इस टाइम पे निंग चेंग तांगसंग को कॉल करता है और इसे कहता है ब्रदर अगर तुम अपने लोटस सीड को मुझसे सेल करो फिर मैं इसके लिए काफी बिग कीमत भी दे सकता हूँ। तांगसंग ये सुनकर समझ जाता है कि ये इस बंदे के शॉर्ट लाइट को देखकर डर चुका है और ये इसे ब्लॉक करने के लिए इसे मांग भी रहा है। इस पे तांगसंग कहता है ये लोटस सीड शॉर्ट लाइट को ब्लॉक करने में ज्यादा तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकेगा और वैसे भी तुम अपने पावर से इसे ब्लॉक कर सकते हो, तुम्हारे पास डिफेंस एबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर ये भी इस बारे में सोचता है और इस आइडिया को छोड़ देता है। इधर मी गौंजी भी इस फाइट को देखी है और ये सोचती है कि ये अपने असुरा शॉर्ट के साथ में इस बंदे से फाइट को जीत सकेगी। ये सोचती है ये डेफिनेटली जीत सकेगी, मगर ये रेड कैन डीमन के शॉर्ट लाइट को कम नहीं समझती है। इधर थर्ड ग्रुप अब एंटर भी करते हैं स्टेज पे अपने फाइट के लिए। इसमें एक पर्सन ली यांग क्लैन से है, इसका नाम है की मेंग है और दूसरा लू कुन है जो कि गोल्डन विंग डापिंग बर्ड क्लैन से है। की मेंग ये वही बंदा है जिससे तांगसंग होली क्लैन में भी मिला था और ये उस टाइम से अब तक काफी पावरफुल भी बन चुका है। लू कुन का डिफेंस एबिलिटी भी सही है। की मेंग को सीडेड प्लेयर में रखा गया है, ये 10th रैंक पे है। रैंकिंग एल्डर्स के थ्रू डिसाइड किया गया है काफी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद में। इस टाइम के बाद अब एक के बाद एक मैच होने लगता है और यूं ही टाइम भी पास करता जाता है और धीरे धीरे अब तांगसंग का भी बारी अब आ जाता है फाइट करने का। नंबर 33 वर्सेस नंबर 34। मियाओसन कहती है ब्रदर अगर तुम अपने ओपोनेंट को डिफीट ना कर सको फिर हार मान लेना। ब्रदर तुम हमारे क्लैन के लिए बैकबोन हो, तुम्हारे बिना हमारा क्लैन कुछ भी नहीं कर सकेगा। तांगसंग कहता है टेंशन मत लो, आज मैं हारने वाला तो नहीं। जब तांगसंग निकलकर स्टेज पे आ जाता है फाइट करने के लिए फिर से देखकर दूसरे भी ऑडियंस में कहते हैं ये क्या, ये तो ब्लू गोल्ड क्लैन का चीफ है, ये फाइट तो बिल्कुल भी आसान है। एक दूसरा पर्सन कहता है ये सही समय है पैसा कमाने का, मैंने इसके ओपोनेंट पे पैसा लगा दिया है। एक कहता है इसने तो खुद पे ही बेट लगाया है। तांगसंग अपने ही ऊपर एल्डर को बोलकर बेट लगाया है, इस मैच के लिए नहीं बल्कि टॉप 3 पोजीशन के लिए। तांगसंग देखता है कि इसका ओपोनेंट भी चलकर आ रहा है, ये एक राइनो ट्राइब से है, इसका पॉपुलेशन भी काफी कम है और ये लाइगर क्लैन के जैसे हैं। इसका सर पे डार्क राइनो हॉर्न भी देखा जा सकता है। इनके पास डिफेंस स्किल भी काफी सॉलिड है। राइनो ट्राइब में इनका राइनो हॉर्न काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए भी ये इसे प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। राइनो मॉन्स्टर सोचता है मैंने सोचा नहीं था मेरा लक इतना अच्छा भी हो सकता
सोचता है कि मैं ब्लू गोल्ड क्लैन के चीफ से फाइट भी कर सकूंगा। ये आकर तांगसंग को कहता है तुम्हारे पास लोटस सीड है राइट है, इसके साथ में अगर तुम मेरे साथ में फाइट करते हो फिर मुझे तुम्हें बस 2 बार डिफीट करना होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियंस भी इस मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी जो रेफरी है ये अभी लियूली एम्परर है, दोनों ही अभी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और रेडी है फाइट करने के लिए। तांगसंग का लाइफ एनर्जी भी रिलीज होता है और इसके पीछे से ट्री एंसेस्टर का बॉडी भी निकल कर सामने आता है। ये एक तरह का शैडो है और ये 30 मीटर बड़ा निकल कर सामने आता है। इससे गोल्डन ब्रांचेस भी निकलते हैं। लियूली एम्परर भी इस सीन को देखते हैं और ये भी लाइफ एनर्जी को यहाँ पे काफी फील करते हैं। एंसेस्टर कोर्ट में लाइफ एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। सभी डायरेक्शन से लाइफ एनर्जी आकर यहाँ पे फ्लो करता है। एम्परर पूछते हैं क्या तुम दोनों रेडी हो इस टाइम पे? तांगसंग कहता है नहीं रुक जाए अभी नहीं। तांगसंग सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर के स्टैचू को निकालता है और इस स्टैचू को निकालने के बाद इसे एक्टिवेट करता है। इसे एक्टिवेट करने के बाद काफी सॉर्ड लाइट यहाँ पे फैल जाता है और अब तांगसंग कहता है अब मैं रेडी हूँ। इससे पहले तांगसंग राइनो मॉन्स्टर से कहता है अगर मैं इस मैच में इस स्टैचू के पावर को कंट्रोल ना कर सका फिर तुम मारे भी जा सकते हो, तो सोच लेना ये मैच तुम्हारे लिए एक डेथ बैटल भी हो सकता है। जबकि तांगसंग की बॉडी से इतना लाइफ एनर्जी यहाँ पे निकल रहा है, फिर इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी के कारण से यहाँ पे सभी कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इस टाइम पे स्टेज पे काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी भी गैदर हो जाता है। तांगसंग के हाथ में एक स्टैचू को भी देखा जा सकता है और ये स्टैचू सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर का है, जो कि इसने काफी हाई प्राइस में ऑक्शन में लिया भी था। इस स्टैचू के आते ही तांगसंग अपने लाइफ एनर्जी का यूज करते हुए इस स्टैचू से सॉर्ड इंटेंट के पावर को रिलीज करता है और इसके कारण से सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर का एक बड़ा सा इमेज भी बनकर रेडी हो जाता है ऊपर स्काई में। इतना पावरफुल सॉर्ड इंटेंट को राइनो मॉन्स्टर भी फील करता है और ये फील करने के बाद सोचता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम ऑक्शन में इस थिंग को भी खरीदे थे। स्टैचू से ऊपर की ओर में सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर का एक बड़ा सा फिगर भी ये देखता है और ये देखता है कि काफी सॉर्ड लाइट भी साइन कर रहा है। ये देखकर राइनो मॉन्स्टर भी काफी सरप्राइज होता है। इसने अभी थोड़ी देर पहले ही रेड कैन डीमन का फाइट भी देखा था और इसे वो फाइट याद आ जाता है। इस टाइम पे तांगसंग एम्परर को कहता है मैं अब रेडी हूँ, लेकिन तुरंत ही राइनो मॉन्स्टर कहता है रुक जाए मैं रेडी नहीं हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं इस फाइट को नहीं करना चाहता। ये काफी डर चुका है इस टाइम पे। अगर ये सिर्फ तांगसंग से फाइट करता फिर ये जरूर करता, मगर जब ये सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर के पावर को जानता है और सॉर्ड लाइट के पावर को देख चुका है फिर ये डर जाता है और ये मरना नहीं चाहता। तांगसंग ये सुनकर अब स्टैचू के पावर को वापस स्टैचू में खींचता है। इसके बाद एम्परर लियूली भी अनाउंस करते हैं जिंग मियाओलिन इस फाइट को जीत चुका है। जी सुआन भी इस फाइट को देख रहा था और ये भी सोचता है सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर का सॉर्ड लाइट है सच में काफी पावरफुल है। इस फाइट के बाद अब तांगसंग टॉप 40 में इंटर कर चुका है बिना फाइट किए हुए। दूसरे कैंडिडेट सोचते हैं अगर मुझे पता होता कि सॉर्ड्स एंड डीमन एम्परर का ये स्टैचू इतना पावरफुल भी हो सकता है फिर मैं जरूरी से खरीदता। तांगसंग अब वापस आ जाता है ग्रेट एल्डर के पास में। यहाँ पे मियाओशन और ग्रेट एल्डर दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं तांगसंग को देखकर। मियाओशन कहती है ब्रदर तुम जीत गए, मैं तो भूल भी गई थी कि तुम्हारे पास में ये स्टैचू भी है। ये कहती है अगर इस तरह से हम टॉप 8 में इंटर कर जाते हैं फिर दूसरे भी काफी सरप्राइज होंगे। तांगसंग के मैच के बाद दूसरे भी आकर अब अपने मैच को फाइट करते हैं। तांगसंग के मैच में कोई भी ब्लड नहीं आया था, मगर हर दूसरे मैचेस में ब्लडी फाइट होता है। इस टाइम पर तांगसंग बस शांत होकर इन सभी फाइट को देख ही रहा होता है। इस कंपटीशन में ड्रैगन क्लैन से टोटल 7 लोग पार्टिसिपेट भी किए हैं, जबकि मैच भी खत्म हो चुका है। जिन आंगू, ला मुकियान और निंग चेंग ये भी अब नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।